आदि इस वक्त काफी सीरियस लग रहा था, इसलिए आरू ने खुद ही अबीर से आंखों में ही जाने का इशारा कर दिया। अबीर समझ गया, वो जा ही रहा था तब तक आदि की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है, पर फिर भी राम को भी बता देना कि साहिबा इस टाइम मेरे साथ है, इसलिए वो उसे न ढूंढे। इतना बोल के आदि आरू का हाथ पकड़ के अपने साथ अंदर की तरफ ले गया। तभी आरू मन ही मन बोली, आज तो ये ज्वालामुखी भयंकर तरह से भड़का हुआ लग रहा है। आदि आरू को वही मैरिज हॉल में बने एक रूम में ले गया। उसने वहां पर लाके आरू को दरवाजे से टिका दिया। आरू की दोनों कलाइयां आदि के हाथों की गिरफ्त में थी, जिन्हें उसने दरवाजे से लगा दिया था। आदि ने कसकर आरू का हाथ पकड़ा था, जिस वजह से आरू की कलाई पर उसके उंगलियों के निशान भी बन गए थे। आरू को दर्द तो हो रहा था, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं आदि गुस्से में था, जिस वजह से उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी पकड़ कितनी मजबूत है। आदि आरू को घूरते हुए बोला, क्या हरकत करी तुमने बाहर? हर बात तुम्हें मजाक लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला इंसान जिए या मरे। आज तक तुम मेरे साथ ये सब करती रही, प्रियंका के साथ भी किया। चलो, प्रियंका का समझ आता है, तुम जेलस थी और प्रियंका भी अपनी हद पार कर गई थी। मैं अपना भी समझ सकता हूँ, और करो भी, क्योंकि मुझ पे हक है तुम्हारा। पर उन लड़कों की क्या गलती थी जो तुमने उनके साथ ऐसा किया? तुम समझती क्या हो अपने आप को? ये जो फालतू की हरकतें तुम करती हो न, लोगों को इन सब से नुकसान भी हो सकता है। समझ नहीं आती तुम्हें? इतनी सी बात, उन लड़कों को उन क्रैकर्स से कुछ हो जाता तो? और भाड़ में जाए वो लड़के, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आरू की आंखें हल्की नम भी होने लगी थी, क्योंकि आदि की मजबूत पकड़ की वजह से उसके हाथों में पहना चूड़ा अब उसे बहुत तेज चुभ रहा था। आरू आदि को धक्का देकर बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं न भी रहूं तो? धक्का देने के बाद भी आरू का एक हाथ आदि के हाथ में ही था। आदि आरू का हाथ छोड़ उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, एक लफ्ज और नहीं। क्या बोल रही थी तुम कि मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारे होने न होने से। और क्यों नहीं रहोगी तुम? तुम्हें रहना पड़ेगा, तुम चाहो या न चाहो। और एक बात तुम कह रही हो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तो कभी मुझको खुद के अंदर समा के देखना। जब खून मेरा बहेगा न, तो आंसू तुम्हारे भी आएंगे। मेरे अंदर तुम बसती हो साहिबा, खुद की चोट पर इतना दर्द नहीं होता जितना तुम्हारे दर्द पे ये दिल रोता है, जो कभी न छोड़ी जाए। बस वही आदत बन गई हो तुम मेरी। You don't know how important you are for me, and I don't know how to explain it to you. आरू एकटक आदि को देख रही थी, और आदि भी आरू की आंखों में देख रहा था। आदि की नीली आंखों में आरू को अपना अक्ष बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। गुस्से की वजह से आदि की नीली आंखें हल्की हल्की लाल पड़ रही थी। आदि की पकड़ आरू पर हल्की सी ढीली पड़ चुकी थी। आरू झटके से आदि से दूर हुई और बिना कुछ बोले रूम से बाहर भाग गई। आदि भी आरू के पीछे गया, पर आरू भागकर सीधे सारिका जी के पास चली गई। वो वहां पर खड़ी खुद को नॉर्मल करने लगी। उसके हाथों में दर्द हो रहा था। उसके कानों में बार बार आदि की बातें गूंज रही थी। इधर शादी का मुहूर्त भी हो गया। नव और रूही मंडप में बैठे हुए थे। नव की आंखें किसी को तलाश रही थी। तभी आरू उसके मंडप के सामने आ गई। आरू को देखते ही नव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आरू भी मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कुराहट फीकी सी थी, जिसे नव काफी अच्छे से समझ गया था। पर वो मंडप में बैठा था, जिस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अचानक से उसे कुछ सूझा। उसने अपने कंधे पर पड़ा कपड़ा हटा दिया। उसने आरू की तरफ देखा, फिर बोला, आरू इसे संभाल दे प्लीज। आरू भी समझ गई कि अब उससे सवाल होने वाले हैं, इसलिए उसने अपने चूड़े की मदद से अपनी कलाइयों पर पड़े निशानों को छुपा लिया। आरू नव के पास आई और वहीं पर बैठ के उसके कंधे पर कपड़ा डाल के उसे ठीक से लगाने के लिए हाथ बढ़ाए। तब तक नव बोला, क्या बात हुई है? आरू कपड़े को पिनअप करते हुए बोली, कोई बात नहीं हुई है दादा, बस आज मैंने जो मासूम सा काम प्लान किया था वो फेल हो गया। झूठ मत बोला कर आरू, तू जानती है कि तू मुझसे झूठ नहीं बोल पाती। नहीं बताना तो मत बता, पर तेरा चेहरा देख के सब समझ जाता हूँ, और वो तेरा मासूम सा काम नहीं है, उसे कान कहते हैं, समझी? नव हल्की सी आवाज में बोला। रूही बोली, जो तब से पास में बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। बेबी क्या बात हुई है, बताना, अगर कोई बात है तभी तो नव को ऐसा लग रहा है। उफ, आप दोनों फालतू में टेंशन ले रहे हो। आपकी शादी है, एंजॉय करो। और सच बताओ तो बस थकान की वजह से बॉडी पेन हो रहा है। अभी जल्दी से शादी हो जाए, फिर मैं आराम से आराम करूंगी, समझे दोनों लोग? अब आप दोनों शादी की रस्मों पर ध्यान दीजिए। आरू नव के कंधे पर पड़े कपड़े को पिनअप करके उठते हुए बोली। आरू जा रही थी, तब तक नव उसका हथेली पकड़ कर बोला, पक्का यही बात है?
आरू ने सहमति में अपनी पलकें झपका दी तो नव उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, इस बारे में मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, ये मत सोचना तू बच गई है। आरू ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर वो एक जगह जाकर साइड में खड़ी हो गई। तभी अबीर उसके पास आ गया और बोला, तुम्हारा मूड खराब है। आदि भी उधर पीछे से निकल रहा था। अबीर आरू को खड़ा देख वो भी रुक गया और उनकी बात सुनने लगा। तभी आरू बोली, मेरा मूड, टाइम, लाइफ, किस्मत, आदतें, हरकतें सब कुछ खराब है। तुम्हें अब क्या क्या बताऊं? आदि ने ज्यादा गुस्सा कर दिया क्या? अबीर ने जैसे ही इतना बोला आरू को एकदम से सब कुछ याद आने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और एक गहरी सांस छोड़ी। जैसे ही उसने अपना सर पकड़ा उसका चूड़ा पीछे हट गया और आदि की उंगलियों के निशान दिखने लगे जो कि अब नीले पड़ चुके थे। अबीर ने जैसे ही आरू की कलाई पर निशान देखे वो एकदम से हड़बड़ाकर बोला, आरू ये तुम्हारे कलाई पर निशान कैसे? आदि ने जैसे ही निशान का नाम सुना वो घबरा गया, उसे लगा पता नहीं क्या हुआ। अबीर ने उन निशानों को देखना चाहा, तब तक आरू बात को पलटते हुए बोली, अरे वो बस ऐसे ही चूड़े की वजह से निशान बन गए होंगे, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ राम किधर गया? वो उसकी कोई अर्जेंट मीटिंग है कल सुबह दिल्ली में, इसलिए उसे जाना पड़ा। उसने बोला था मुझे कि मैं तुम्हें बता दूं और मैं तुम्हें यही बताने आया था। अबीर ने बोला तो आरू अपने लहंगे के पॉकेट से फोन निकालते हुए बोली, अर्जेंट मीटिंग? ऐसी कौन सी मीटिंग आ गई? तभी अबीर आरू के हाथ से फोन लेकर वापस उसकी पॉकेट में डालते हुए बोला, तुम उससे बात बाद में करना, पहले ये बताओ ये निशान कैसे है? अबीर ने आरू के हाथों को थोड़ा ऊपर पकड़ के चूड़ा पीछे करते हुए कहा तो आरू बोली, बताया तो कि ये चूड़े की वजह से निशान पड़ गए हैं। आरू की बात सुनकर अबीर बोला, आरू तुम्हें एक बात बताऊं, मैं यूं ही मुंबई के बेस्ट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर अपॉइंट नहीं हुआ हूं, मुझे चूड़े के निशान और किसी इंसान की उंगलियों के निशान की अच्छे से पहचान है, समझी तुम? आदि ने जैसे ही उंगलियों के निशान सुना उसे याद आया कि आखिर उसने कितनी जोर से आरू का हाथ पकड़ा था। उसने वही दीवार पर जोर से अपना हाथ दे मारा, उसका हाथ एक कील पर लगा जिस वजह से उसके हाथ से खून आने लगा, पर उसने तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसे बार बार आरू की नम आंखें याद आ रही थी। अब बताओ कैसे हुए ये निशान? आदि की वजह से हुए हैं क्या? अबीर निशानों की तरफ देखकर बोला। तो आरू ने अबीर के हाथ से अपने हाथ छुड़ाए जो उसने ऊपर को पकड़े थे, फिर अबीर की हथेलियों को पकड़कर बोली, अबीर तुम्हें एक बात बताऊं, मिस्टर हबी कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुझे हर्ट हो, और उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब मेरी ही गलती है, और प्लीज तुम घर में किसी को भी मत बताना। अभी मैं राम को कॉल करके आती हूँ, फिर तुमसे यही मिलूंगी, ओके? आदि पीछे खड़े होकर आरू की बातें सुन रहा था, उसकी आंखें नम होने लगी जिसे उसने बहुत ही खूबसूरती से छिपा लिया। ओके, अबीर ने कहा तो आरू मुस्कुराकर अपनी पॉकेट से फोन निकालते हुए दूसरी तरफ चली गई। इधर आदि भी पीछे से निकलकर जाने लगा, तब तक अबीर की नजर आदि पर पड़ी। अबीर को आरू के हाथों पर बने निशान याद आए, वो एकदम से आदि के सामने जाकर खड़ा हो गया। आदि दूसरी तरफ से जाने लगा तो अबीर उसकी बांह पकड़कर बोला, तूने आरू के साथ ऐसे क्यों किया? आदि ने अबीर से अपनी बांह छुड़वाई, फिर बोला, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, वो पता नहीं कैसे मैंने उसे हट कर दिया। और तूने नहीं देखा कि उसने उन लड़कों के साथ क्या किया? उन बेचारों को कुछ हो जाता तो? आरू ने जो कुछ किया उसके पीछे वजह थी, वो लड़के कोई बेचारे नहीं थे। आरू ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, बल्कि उससे भी ज्यादा करना चाहिए था। अबीर चीख कर बोला तो आदि हैरानी से उसे देखने लगा। आरू ने जो कुछ किया उसके पीछे वजह थी, वो लड़के कोई बेचारे नहीं थे। आरू ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, बल्कि उससे भी ज्यादा करना चाहिए था। अबीर चीख कर बोला तो आदि हैरानी से उसे देखने लगा। ये पहली बार था जब अबीर आदि पर चीखा था, ऊपर से आदि ये भी सुन के हैरान था कि आरू के ऐसे करने के पीछे कोई वजह थी, और दुख भी था कि उसकी वजह से आरू हट हुई थी। क्या वजह थी? आदि की लड़खड़ाती जुबान से मुश्किल से ये शब्द निकले। जब आरू और सभी लोग बारात के साथ आ रहे थे तब रास्ते में आरू किसी वजह से रुक गई, राम भी उसी के साथ था, बाकी सभी आगे निकल गए। तब आरू ने देखा वो चारों लड़के एक 15 साल की बच्ची को गलत तरह से टच करके छेड़ रहे थे। वो लड़की बुरी तरह से सहमी हुई रो रही थी, वो लड़के उस लड़की को ड्रग्स का इंजेक्शन देने जा रहे थे। उस टाइम जब आरू उनके पास पहुंची तो उन लोगों ने आरू को भी तंग करने की, उसको वो ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। तब तक राम भी पीछे से आ गया था, पर राम के पहुंचने से पहले ही आरू उनको अच्छा सबक सिखा चुकी थी। उस वक्त ये भाग गए थे। इनके भागने के बाद जब आरू उस बच्ची के पास गई तो वो बच्ची बुरी तरह से रोते हुए अपने हाथ पैर खरोच रही थी, जैसे उसके शरीर पर किसी ने कीचड़ मल दिया था।
बहुत मुश्किल से राम और आरू ने मिलकर उस बच्ची को शांत कराया, पर वो बेहोश हो गई। फिर उस बच्ची को वहीं से एक ड्राइवर के साथ आरू ने हॉस्पिटल भिजवा दिया और अभी वो लड़की हॉस्पिटल में ही है। राम ने खुद मुझे ये सब बताया। अबीर बोल रहा था और आदि सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में तो जैसे खून ही उतर आया था। अब तू खुद सोच, ऐसे दरिंदों के साथ क्या गलत हुआ, और तू आरू की कलाइयां देखना, जैसे निशान पड़े हैं ना। तू सोच भी नहीं सकता कितना दर्द हो रहा होगा उसे, पर फिर भी उसका दिल तो देख, कितनी सफाई से झूठ बोल गई वो तेरे लिए। अबीर ने नजर उठा के देखा तो आदि की आंखें लाल होने के साथ साथ नम भी थी। आदि एकदम से वहां से चला गया। अबीर ने उसे नहीं रोका, उसने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर वहीं पड़ी एक चेयर पर बैठ गया। आरू अपना फोन लिए बाहर की तरफ आ गई। उसने फोन खोल के देखा तो उसे राम का अनरीड मैसेज पड़ा हुआ दिखा। आरू ने मैसेज खोलकर पढ़ना शुरू किया। आरू, मुझे सुपीरियर ने अर्जेंटली दिल्ली बुलाया है, उन्हें कोई बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। अभी मैं निकल गया हूँ, बाकी की बात मैं तुझे कॉल पर बता दूंगा। आरू फौरन राम को कॉल लगाने लगी, पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। आदि उस ओर आया जहां कुछ देर पहले वो लड़के बैठे हुए थे, पर अब वो लड़के वहां पर नहीं थे। आदि ने अपनी नजर दौड़ाई तो वो लड़के बाहर जा रहे थे। आदि उनके पीछे ही चल दिया। बाहर पहुंचकर जैसे ही एक लड़के ने कार में बैठने के लिए दरवाजा खोला, उसी टाइम आदि ने जोर से दरवाजे पर लात मारी, जिस वजह से वो दरवाजा बंद हो गया। उन सभी लड़कों ने आदि की तरफ देखा, फिर उनमें से एक लड़का बोला, कौन है बे तू? आदि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस घूर के चारों की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, कोई भी उन्हें देखकर डर जाए। वो लड़के भी आदि की आंखों को देखकर डर गए। पर अचानक से उनमें से एक लड़का आदि की तरफ उसे मारने को बढ़ा। आदि ने फौरन उसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया और उसके मुंह पर मुके ही मुके मारने लगा। बाकी के 3 लड़के उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। आदि उन तीनों को भी बुरी तरह से पीटने लगा। आरू के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। नेटवर्क देखते देखते जब वो उस ओर आई तो देखा वो चारों में से 3 लड़कों को आदि बुरी तरह से मार रहा था। उन सभी के जगह जगह से खून भी आने लगा था। वहीं एक लड़का गाड़ी के पीछे छिपकर बैठा था। आदि के हाथ से भी खून निकलने लगा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसके हाथ में कील लगी थी। आरू आदि की तरफ बढ़ गई। आरू ने एकदम से जाके पीछे से आदि का हाथ पकड़ लिया और उस लड़के को छुड़ाती हुई बोली, क्या कर रहे हो मिस्टर? हबी ऐसे ही मारते रहे तो मर जाएंगे ये सब। मर जाने दो, आदि गरजता हुआ सा बोला। एक पल को आरू कांप गई। उसके हाथ से आदि का हाथ भी छूट गया। आदि फिर से एक लड़के को मारने लगा। वही जब उन लड़कों ने आरू को देखा तो उन्हें शाम के टाइम का सब मैटर याद आ गया। आरू ने जब देखा कि आदि रुक ही नहीं रहा है तो वो एकदम से आगे गई और पीछे से ही आदि को गले लगा लिया। आदि के हाथ एकदम से रुक गए। आरू ने जैसे ही आदि का रुका हुआ हाथ देखा, उसने आदि को अपनी तरफ को घुमाया और उसे अपने गले लगा लिया। आदि के हाथ ऐसे ही थे, उसे तो जैसे शॉक लगा था, वो कुछ रिएक्ट कर ही नहीं पाया। आरू ने आंखों से ही उस गाड़ी के पीछे छिपे लड़के को, उन तीनों लड़कों को उठा के ले जाने का इशारा किया जो जमीन पर बेसुध से पड़े थे। उस लड़के ने बड़ी फुर्ती से उन तीनों को गाड़ी में डाला और गाड़ी लेकर भाग गया। आदि ने जैसे ही गाड़ी की आवाज सुनी वो एकदम से होश में आया। वो पीछे की तरफ मुड़ा ही था, तब तक आरू वापस से उसको हक करते हुए बोली, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। इस बार आदि भी आरू को कसकर अपनी बाहों में भर के बोला, आई एम सॉरी साहिबा, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें हट कर दिया, आई एम सॉरी। आदि भर्राए गले से बोला। इतना सुनते आरू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो आदि से अलग हुई और आदि के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली, तुमने मुझे बिल्कुल भी हट नहीं किया, और किसने बोला कि तुमने मुझे हट किया? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है साहिबा, तुम्हारी ये कलाइयां ही काफी है बताने के लिए। आदि आरू के हाथों को अपने चेहरे से हटाकर उसकी कलाइयों को देखते हुए कहा, अरे ये तो चूड़े की वजह से ऐसे। आरू अभी बोल ही रही थी, तब तक आदि उसे बीच में टोकते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप, कितनी बड़ी झूठी हो तुम यार। क्या मुझे नहीं पता कि उस टाइम मैंने कितना गंदा बिहेव किया था? पर सच में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, पता नहीं कैसे गुस्से में हो गया। आरू एकदम चुप हो गई, वो कुछ बोली ही नहीं। आदि ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ अंदर एक रूम में ले आया। फिर उसने आरू को वहीं रुकने को बोला और खुद बाहर चला गया। पता नहीं कैसे, पर आज आरू ने भी शांति से आदि की बात मान ली और वहीं बैठ गई। आदि बाहर आया, उसने वही पास में से गुजरते हुए वेटर से फर्स्ट एड बॉक्स मांगा। थोड़ी देर बाद वेटर फर्स्ट एड बॉक्स दे गया। आदि उस बॉक्स को लेकर रूम में आया। उसने उसमें से ऑइंटमेंट निकाला और आरू को लगाने के लिए बैठा ही था, तब तक आरू झट से उठते हुए बोली, मैं नहीं लगवाऊंगी ये ऑइंटमेंट, और वैसे भी ये कल तक खुद ठीक हो जाएगा, इतना भी नहीं लगा है मुझे, मैं कोई नाजुक कली नहीं हूँ। आदि आरू की हथेली पकड़ कर खींच के उसे एकदम से अपनी गोद में बिठाते हुए बोला,
ये तुम्हारे फालतू के ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे। उस आज सुबह भी तुमने दवाई फेंक दी थी वॉशरूम में, अब तुम ऑइंटमेंट से बचना चाह रही हो, बस थोड़ा सा जलेगा, चुपचाप से लगवाओ। तुम्हें कैसे पता मैंने दवाई फेंक दी? मैंने तो पानी में घोल के फेंकी थी। आरू हैरानी से आदि को देखते हुए बोली तो आदि मुस्कुराकर अपनी आई विंक करते हुए बोला, अरे मेरी कांडी साहिबा, तुमने भले ही पानी में घोल कर फेंकी पर उसकी महक थोड़ी न चली जाएगी। और अब तक तो मुझे डाउट था पर अभी अभी तुमने क्लियर बता दिया। अब आप सबको क्या बताऊं, हमारी भी चोरी इसी प्रकार से पकड़ी गई थी पर पकड़ने वाला हमारा दादा था, फिर उसने अपने सामने बैठाकर जबरदस्ती दवाई खिलाई। स्मक स्मक। आरू हैरानी से मुंह खोले आदि को देख रही थी। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि इसी बीच आदि ने उसकी कलाइयों पर ऑइंटमेंट लगा दिया था। तुम कितने चालाक हो, तुम्हें पता भी नहीं था ठीक से और तुमने ऐसे ही तुक्का मारकर सच निकलवा लिया। आरू ने कहा तो आदि मुस्कुरा दिया। आदि को मुस्कुराता देख आरू चिढ़कर उसकी गोद में से उठते हुए बोली, अब तो जो हो जाए, मैं तुमसे ये ऑइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगी। आदि आरू को उसकी कमर से पकड़ते हुए बोला, ऑइंटमेंट तो कब की लग चुकी है। आरू ने अपनी कलाइयों को देखा, फिर आदि को देखते हुए बोली, ये तुमने कब लगाया? इसे शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं साहिबा, जब तुम अपनी चोरी पकड़े जाने पर शॉक में थी, मैंने तभी ये लगा दी, तुम्हें पता भी नहीं चला और मेरा काम भी हो गया। और सच बोलूं तो मैंने इसीलिए दवाई वाली बात छेड़ी थी, क्योंकि तुम सीधे सीधे तो ऑइंटमेंट लगवाती नहीं। आदि आरू को पकड़े हुए ही बोला। आरू ने पहले तो आदि को घूर फिर अपना मुंह बना के दूसरी तरफ देखने लगी। आदि आरू का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, अब क्या हुआ? तुम्हें दिख नहीं रहा नाराज हूं मैं तुमसे? ये कहते हुए आरू ने फिर से अपना मुंह फेर लिया। आदि फिर से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, पर नाराज क्यों हो और ये बार बार उधर क्या देख रही हो? जब तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे सामने हो तो फिर सिर्फ उन्हें ही देखना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है क्या? आदि के इतना कहते ही आरू मासूमियत से बोली, मुझे क्या पता पतिदेव क्या होता है और क्या करना चाहिए उसके सामने होने पर। पहली पहली बार ही तो शादी हुई है मेरी। आरू के इतना कहते ही आदि की पकड़ आरू से छूट गई। वो हैरानी से आरू को देखते हुए बोला, तुम्हारा मतलब क्या है कि पहली पहली बार शादी हुई है? सबकी शादी पहली ही बार होती है, मेरी भी पहली ही बार हुई है। आरू ने जैसे ही महसूस किया कि आदि की पकड़ उस पे से छूट गई है, वो फौरन से उठकर दरवाजे की तरफ भागी, फिर वापस आदि के पास आई और उसके पैर पे अपना पैर मारते हुए बोली, जो भी हो पर मैं तुमसे नाराज हूँ, वो भी बहुत ज्यादा वाला। और वापस बाहर भाग गई। आदि तो अपना पैर पकड़े उसकी स्पीड ही देखते रह गया। आरू बाहर आके सीधे मंडप के सामने रुकी, जहां पर नवहिका के फेरों की रस्म चल रही थी।